नमस्कार, पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर में आपका स्वागत है। मैं अनुपम पाठक आज फिर से हाजिर हूँ आपके पास जून 2019 पॉलिटिकल साइंस नेट पेपर का पार्ट 2 का एनालिसिस लेकर, जिसमें 51वें सवाल से लेकर के 100वें प्रश्न तक हम इसमें जो है व्याख्या करेंगे, एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो पहले हम लेते हैं प्रश्न नंबर 51। इनमें से कौन 9 लोक प्रशासन के कथ्यों को 5 मदों के अंतर्गत संक्षेपित करते हैं? प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता, परिवर्तन और ग्राहक केंद्रित। तो ये जो 5 मदों के अंतर्गत संक्षेपित करने का कार्य किया है वो फ्रैंक मर्नी जी ने किया है। ये जो है 9 लोक प्रशासन के विचारक हैं। तो इनको जो है इनके विचार पढ़ेंगे, आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये फ्रैंक मर्नी का विचार है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो हमको सही दिख नहीं रहा है, कुछ थोड़ा सा धुंधला है यहाँ पर फोटो में। 52वां सवाल है, उस पर हम चर्चा करते हैं। हमारा 52वां सवाल ये है कि निम्न में से कौन सा स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है? कौन सा स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है? तो इसका जो डी ऑप्शन है, पंथ निरपेक्षीय एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, ये जो है अंतर का आधार नहीं है। बाकी सब जो है वो अंतर का आधार है। जो आपका 53वां सवाल है वो ये है कि भारत में कौन सा सबसे बड़ा G20 का निवेशक देश है? भारत में कौन सा सबसे बड़ा G20 का निवेशक देश है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, यूके। क्योंकि आप जानते हैं कि ये G20 का सबसे बड़ा निवेशक देश है भारत में। सितंबर 1999 में G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने G20 के गठन के एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर किया था जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ ब्रेटन वुड्स संस्थागत प्रणाली की रूपरेखा के भीतर आने वाले व्यवस्थित महत्वपूर्ण देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत एवं सहयोग को बढ़ावा देता है। तो 20 का समूह है ये, जिसे G20 कहा जाता है। 20 देश हैं इसके अंतर्गत और अपने सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और कुछ मुद्दों पर निर्णय करने के लिए एक प्रमुख मंच है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। ये जान लीजिए आप, यूरोपियन यूनियन इसके अंतर्गत शामिल है। तो देश के तौर पर ही जो है इसमें यूके भी शामिल है, तो इसलिए जो है वो सबसे बड़ा देश है, जो है G20 का सबसे बड़ा निवेशक देश भारत में। इसका आंसर सी सही है। 54वां जो आपका सवाल है, जस इन बेलो पद का क्या अभिप्राय है? पूछा गया है जस इन बेलो पद का क्या अभिप्राय है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है युद्ध का उचित संचालन। जस इन बेलो, युद्ध का उचित संचालन, तीसरा जो है, ठीक है, यानी सी इसका जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो 55वां प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत का किन नदियों पर अनन्य अधिकार है? ये प्रश्न है कि पाकिस्तान के साथ जिस सिंधु जल समझौता जो हुआ था उसके अंतर्गत भारत का किन नदियों पर अनन्य अधिकार है? और इसका सही आंसर है आपका रावी, ब्यास और सतलज, बी। इन पर जो है इसका अनन्य अधिकार है। फ्लाइंग बीच शब्दबंध निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप जानते होंगे एशियन टाइगर्स आसियान कंट्रीज को कहा जाता था और उन्हीं के लिए ये जो है आसियान कंट्रीज के लिए ही फ्लाइंग बीच शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। भारत इसमें जो है शामिल होने से वंचित रह गया था। उस समय भारत में अच्छा दौर नहीं चल रहा था, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी, इसलिए इसमें शामिल नहीं हो पाया और हमें काफ़ी पछतावा भी रहा इस चीज़ का। 1967 में जो है आसियान की स्थापना हुई, ये आपको याद रखना चाहिए। जो आपका 57वां सवाल है, निम्न में से विकास पर भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं? अब देखिए ये जो है दिए गए हैं, इनमें क्या होगा? निम्न स्तरीय सामाजिक सेवाएं, निम्न आर्थिक वृद्धि, निम्न स्तरीय सामाजिक सेवाएं, निम्न आर्थिक वृद्धि, उच्च कर बोझ और सीमित सेवाएं, कृषकों को उनके उत्पादन की बिक्री के कम अवसर। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब सही हैं। निम्न स्तरीय सामाजिक सेवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी अगर भ्रष्टाचार होता है तो। निम्न आर्थिक वृद्धि होगी,
और उच्च कर बोझ बढ़ेगा, सीमित सेवाएं होंगी, कृषकों को उनके उत्पादन की बिक्री के कम अवसर मिलेंगे। तो ये सब के सब जो है उसमें आ जाएंगे जो है ये नकारात्मक प्रभावों में। तो इसका जो विकल्प आपको सही मिल रहा है वो सही उत्तर इसका है डी, ए बी सी और डी सभी विकल्प इसके सही। तो इसी तरह से अगला जो सवाल है 58वां, इसके अंतर्गत पूछा गया है सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए, कौन इसमें किससे मिलता है। तो जब आप लोक प्रशासन के बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सिद्धांतों के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो राजनीति और प्रशासन का द्विविभाजन, मतलब राजनीति और एक तरफ प्रशासन, इसका द्विविभाजन जो राजनीति विज्ञान का जो ये पहला काल रहा है जो 1887 लेकर 1926 के बीच में रहा है, जो इसमें थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, ये देख लीजिए, ये 1887 से 1926 ये राजनीति और प्रशासन के द्विविभाजन का काल रहा है। इसी तरीके से जो आपका अस्मिता का संकट है, अस्मिता का संकट जो है कब आया लोक प्रशासन में, तो जो आप देख लीजिए कि अस्मिता का संकट लोक प्रशासन में आपको देखने को मिलता है 1948 से 1970 के बीच में। पूरा जो है सिद्धांतों का पलायन हो जाता है, सब खत्म हो जाता है उस समय। तो ये जो है अस्मिता का संकट है। चुनौती का युग क्या रहा, तो 1939 से शुरू होता है, देख लीजिए 1938 से 1947 तक जो है वो चुनौती का काल रहा है। अब प्रशासन के सिद्धांत कब विकसित हुए, तो ये 26 से लेकर के जो आपका 1926 से शुरू करें 1927 से और 1937 तक, ठीक है, क्योंकि 26 तक तो पहला काल चलता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हम लोगों को पढ़ना है। पहले ही काल में जो है इसका जो लोक प्रशासन का पहला काल रहा वहीं पर राजनीति और प्रशासन का द्विविभाजन हो गया था। यही अगर आपको सही पता होता तो यहाँ से क्लियर हो जाता है, एलिमिनेट कर सकते हैं आप, लेकिन इसके अलावा भी मैच कर रहा है। तो एलिमिनेट करने के लिए कम से कम 2 ऑप्शन इसमें आपको आने चाहिए, तभी आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। 59वां सवाल है भारत ने किस देश के साथ सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान बेड़े के लिए दीर्घावधि समझौता हस्ताक्षरित किया। तो जब सुखोई का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप सीधे रूस के साथ चले जाइए, डी ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है भारत की पश्चिम दृश्य लुक वेस्ट नीति भारत के संबंधों की किसके साथ व्यापकता व विस्तार का पक्ष पोषण करती है। तो लुक वेस्ट जो है पहले हमारे यहाँ लुक ईस्ट चला था, जो पंडित नरसिम्हा राव जी जो देश के प्रधानमंत्री थे उनकी विचारधारा थी, उन्होंने उसको दिया था। लेकिन अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने हैं जी, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं और जो अर्थशास्त्री इस समय जो हैं वो लोग मिल करके उन्होंने एक ईस्ट पॉलिसी चलाया, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ लुक वेस्ट चलाया जो पश्चिमी एशियाई देशों के बारे में है कि हम उनसे अपने अच्छे संबंध जो है बनाए। इस प्रक्रिया में वो इजराइल पैलेस्टाइन सबसे तो जा कर के मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनसे संबंध बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है लुक वेस्ट पॉलिसी उसी ये जो है विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन ला करके ये किया गया है कि पश्चिमी एशियाई देशों की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊर्जा का जो केंद्रीकरण है वो वहीं पर है। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, औद्योगिकीकरण में आगे बढ़ना चाहते हैं और भविष्य में अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको ऊर्जा आपके यहाँ जो है वो होना चाहिए। तो संजय बारू का ये जो है कथन इस पे है कि जब ज़्यादा ध्यान दिया पश्चिमी एशियाई देशों की तरफ, अगर कहीं पूछता है तो आप बता सकते हैं कि पत्रकार संजय बारू ने इसे लुक वेस्ट पॉलिसी कहा है पहली बार, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही। 61वां सवाल जो है निम्न में से कौन सा सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है। तो संगठन का सिद्धांत जो है परंपरागत सिद्धांत है, ये ऑप्शन जो है इसका सही है। संगठन एक परंपरागत सिद्धांत है क्योंकि मानव संबंध ये भी नया सिद्धांत आया है, जानते हैं आप लोग। तो इसलिए जो है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत ये टेलर जी का है। नौकरशाही का सिद्धांत, तो नौकरशाही मैक्स वेबर, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। तो अब कोई इसमें से हम सवाल कर रहे हैं कि आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि मानव संबंध सिद्धांत किससे संबंधित है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जो है जो लोग बताएं जो देख रहे हैं तो पता चलेगा जो है। इसी तरह से आप 62वां सवाल आपके सामने है भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का वर्णित वर्ग नहीं है। कौन सा वर्णित वर्ग नहीं है, तो जब आप
देखेंगे तो जो राजनीतिक पार्टियां उनमें जो है विशेष प्रकार के जो वर्णित शब्द हैं, शब्दों का प्रयोग किया गया है कि किस किस नाम से उन्हें जाना जाएगा, लेकिन उसमें क्षेत्रीय दल की व्याख्या कहीं नहीं है। राष्ट्रीय दल है, राज्य दल है और पंजीकृत मान्यता प्राप्त दल है, लेकिन क्षेत्रीय दल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसलिए ये जो है ये आंसर आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 62वां सवाल जो है 63वां सवाल आपका, अभिजन में परिसंचरण निम्न में से किससे निकटता से संबंधित है? तो अभिजन का क्रमावर्तन, ये जो संबंधित है, परिसंचरण जो है जैसे वो होगा रिप्लेसमेंट जो है उसको देखा जाता है। ठीक है, तो वो 63 में आप जो है आप कभी पढ़ेंगे तो इनका जो है विल्फ्रेड पैरेटो की एक किताब है माइंड एंड सोसाइटी। ठीक है, तो इसी में इसका जो है प्रतिपादन किया गया है इस सिद्धांत का कि सामाजिक परिवर्तन को उन्होंने वर्ग व्यवस्था के रूप में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों के आधार पर समझाया है अपनी इस किताब में। प्रत्येक समाज में 2 वर्ग दिखाई देते हैं, उच्च या अभिजात वर्ग तथा निम्न वर्ग। ये दोनों वर्ग स्थिर नहीं होते, वरन इनमें परिवर्तन का चक्रीय क्रम पाया जाता है। निम्न वर्ग के व्यक्ति अपने गुण एवं कुशलता में वृद्धि करके अभिजात वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं। अभिजात वर्ग के लोग ही कुशलता एवं योग्यता में धीरे धीरे ह्रास होने लगता है और वे अपने गुणों को खो देते हैं तथा भ्रष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार वे निम्न वर्ग की ओर बढ़ जाते हैं। और जो निम्न वर्ग रहता है वो जो रिक्त हुआ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है। मतलब इनकी योग्यता में क्षरण होता है, तो जो निम्न वर्ग होता है वो जो है अभिजात वर्ग द्वारा जो स्थान खाली किया जाता है सत्ता का, उसे वो जो है पा लेता है। तो इसी को जो है अभिजन का क्रमावर्तन माइंड एंड सोसाइटी किताब में जो है विल्फ्रेड पैरेटो ने कहा है। ठीक है, इसी के अलावा अब आप जो है 64वां सवाल देखेंगे। 64वां प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। तो हमने कहा था कि जब अधिकतन तर्क आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें क्योंकि लगा करके उसे पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। तो पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण के लिए व्यक्तियों की कोई आदर्श संख्या नहीं, एकदम सही बात है, कोई आदर्श संख्या नहीं, क्योंकि स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार संख्या होनी चाहिए। क्योंकि कार्य, समय, स्थान और सत्ता प्रयोजन जैसे कारकों की परिवर्तनीयता के कारण नियंत्रण का क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है। एकदम सही बात है ये। तो यानी कि इसमें जो है ए ऑप्शन इसका सही है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट माना जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 65वां सवाल है, किस केस में यह निर्णय लिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? तो ये जो बेरूवाड़ी केस है इसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया था कि जो उद्देशिका है वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है। हम लोगों ने बेरूवाड़ी केस के बारे में सुना होगा। बेरूवाड़ी संघ मामले 1960 में ये केस उच्च न्यायालय के सामने आया था और उसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आप जानते हैं कि ये जो केशवानंद भारती केस है 1973 में आया था उच्चतम न्यायालय के सामने। तो इसमें उन्होंने इस जो पूर्व की व्याख्या थी कि जो ये उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं, उसे उच्चतम न्यायालय ने फिर से अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि ये जो है संविधान का भाग है। तो यानी पहले 1960 में ये बात कहा उच्चतम न्यायालय ने कि भाग नहीं है और फिर ये स्वीकार किया कि नहीं भाग है 1973 में केशवानंद भारती केस में। और एक बात और कि सबसे बड़ी बेंच जो बनाई गई है अब तक की जो है उच्चतम न्यायालय की, वो भी केशवानंद भारती केस में बनाई गई है तो 1973 में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वो कितने जजों की जो है बेंच थी, ये आप बताएं, अच्छा लगेगा हमको। ये जो 66वां सवाल है, किसने कहा कि निर्धन है इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है बल्कि इसलिए कि वे क्या नहीं कर सकते? तो ये बड़ा फेमस सा कोट है। ये कहा गया है जो है जिन्होंने आइडिया ऑफ जस्टिस लिखा है, आप ही के जो है हिंदुस्तान के लेखक हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें 1999 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अमर्त्य सेन जी। ये उनका जो है विचार है। तो यानी इसका आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला, किसने कहा जब कूटनीति का अंत होता है तो युद्ध का आरंभ होता है? ये 67वां सवाल है आपका। 67वां सवाल, ये इसका आंसर सही है, एडोल्फ हिटलर ने कहा था कि जब कूटनीति का अंत होता है तो
युद्ध का आरंभ होता है। 68 निम्न में से किस आयोग या समिति ने प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की थी? तो ये जो है द्वितीय प्रशासनिक आयोग डी, इसने जिला परिषद के गठन की अनुशंसा की थी। प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की। 31 अगस्त 2005 को सरकार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था। आयोग के अध्यक्ष ने जब वर्ष 2009 में पद त्यागा तब तक ये अपनी सिफारिशों की 15 रिपोर्ट दे चुका था। इस 5 सदस्यीय आयोग का प्रमुख कार्य मंत्रालयों एवं विभागों का पुनर्गठन करने तथा उनकी भूमिका को वैश्वीकरण के अनुरूप बनाने के लिए सिफारिशें देना था। इस आयोग को सरकार के सभी स्तरों पर देश के लिए एक सक्रिय, प्रतिक्रियाशील, जवाबदेह, सतत प्रशासन के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। इसके अलावा आयोग ने कई अन्य मुद्दों पर भी अपने सुझाव दिए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप इसे पढ़ें, उनके जो और रिपोर्ट्स हैं उसको भी अगर आप जानें तो बहुत बेहतर होगा। यानी द्वितीय प्रशासनिक आयोग की पूरी रिपोर्ट आप पढ़िए। ठीक है। 69वां सवाल, भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में निम्न राजनीतिक दलों के प्रवेश के आरोही क्रम को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब कौन कौन से राजनीतिक दल आपके सामने हैं तो ये देख लीजिए, आपके सामने सारे जो है दल आ गए। तो इसमें जो आपका पहला दल है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इसका गठन कब हुआ है ये अगर आप जानेंगे तभी आप व्यवस्थित कर पाएंगे। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सर बनी थी सन 2006 में। इसके बाद आपके सामने दल है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। तो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का गठन 2001 में किया गया था। फिर इसके बाद आपके सामने दल है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। तो अखिल भारतीय जो तृणमूल कांग्रेस है उसका गठन जो है किया गया है 1998 में। और इसी सामने आपके सामने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 1999 में किया गया है। तो सबसे पहले आपके सामने कौन सी आ गई, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिनका 1998 में किया गया है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आ गई डी। तो पहले सी, फिर डी, फिर आपका बी और फिर ए। ये आपका बी ऑप्शन सही है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम। 70 निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? असंगत युग्म कौन सा है? तो समाविष्ट घट यूएसए, ठीक है, कथन घट इजराइल, सलाद कटोरा भारत। ये जब आप बिल किमलक्का की किताब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। और भी लोगों ने इन सब शब्दावलियों का प्रयोग किया है जो बेसिकली अल्पसंख्यक और इन सब जो है सिटीजनशिप के मामलों में, नागरिकों के अधिकार के मामले में ये जो है टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो डी है फल का कटोरा, ये यूके के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यानी ये जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, ये गलत है, यानी इसी को हम सही मानेंगे, असंगत है ये। सूचना के अधिकार द्वारा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में निम्न में से किन विशिष्टताओं का प्रारंभ किया गया? कौन कौन सी जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में निम्न में से किन विशिष्टताओं का प्रारंभ सूचना के अधिकार ने किया? तो सावधानी हो ही गई है, देख रेख बढ़ी, सतर्कता बढ़ी, लेकिन लाल फीताशाही बढ़ी नहीं है, इससे घटी है लाल फीताशाही। तो इसमें जो ऑप्शन आपका जो है 71वें में आएगा वो आएगा ए, बी और सी, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है। 72वां जो सवाल है, सूची ए को मतलब फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए। चुनावी व्यवस्था, संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवाएं, पंचायतें, संघ स्तर पर न्यायिक व्यवस्थाएं। तो आप जब चुनावी व्यवस्था की बात करते हैं तो आपको पता होगा 324 से 329 का अनुच्छेद जो है उसमें उसकी व्याख्या की गई है। संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवाएं, इसकी अगर आप बात करेंगे तो जो है ये आपको मिलेगा 308 से 323 के बीच में। ठीक है। और इसके अलावा जो पंचायतों का गठन है 243 से 243 ओ के बीच में किया गया है। इसे बहुत ज़रूरी है पढ़ना। आप जो है रिपीटिशन किया जा रहा है जब आप परीक्षाओं में बैठते हैं तो ये जो है कौन सा पंचायतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद के एक एक सब जो पार्ट्स हैं उनको भी पूछ लिया जा रहा है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, इसे पढ़ लिया जाए। पंचायतों का जो है अध्ययन अगर हो जाए तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसी तरह से अगले सवाल पर जब हम आते हैं 73वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा हांसे मार्गेनथाउ द्वारा लिखित पुस्तक का पूर्ण शीर्षक है? तो उन्होंने क्या लिखा है, वो पावर को विशेष
ध्यान देते हैं पावर की ओर। तो जब उनका लिखिए, मतलब ध्यान दीजिए इसमें, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। तो पहले पावर, इसके बाद में पीस। वो पावर के थ्रू ही पीस स्थापित करने की बात करते हैं। तो जब कभी अगर मिलेगा भी शीर्षक तो आगे भी यही कीजिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। 74वां सवाल, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने राज्य को पहली बार ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कटौती पर वैधिक रूप से बाध्य किया? तो ये कौन सा समझौता है? आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल सन 1997, इसके अंतर्गत बाध्य किया गया था। और अगर इसे आप आगे इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहें तो आपको बड़ा पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसके बारे में अगर पूरी व्याख्या आप पढ़ेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, तो ये पर्यावरण बदलाव पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। इस संधि पर दिसंबर 1997 में क्योटो सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए। यह एक कानूनी एवं बाध्यकारी संधि है। इसके तहत संधि में शामिल सभी 38 विकसित देशों द्वारा सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए 2012 तक 5.2% की कटौती करने का संकल्प व्यक्त किया गया। इसका लक्ष्य ग्रीन हाउस गैसों यथा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 2012 तक प्रभावी कमी करने का था। तो ये सब अब कितना चल रहा है ये अलग बात है, लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि प्रोटोकॉल क्या है। तो इसे भी अच्छी तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। आगे जितने भी इसमें दिए गए हैं चारों ऑप्शन में, ये सब आपके लिए पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि इन्हें आप पढ़िए। अब हम चलते हैं 75वें सवाल पर। जो 75वां सवाल है, श्रमिकों, कृषकों एवं समाज के सीमांत वर्गों का प्राधान्य नव लोकतंत्र के रूप में किससे संबंधित है? तो ये जो विचार है वो सबाल्टर्न यानी उपाश्रित अध्ययन समूह, जो 20वीं सदी के 8वें दशक में दक्षिण एशियाई इतिहास और समाज का अध्ययन करने वाले इतिहासकारों का एक अकादमिक समूह है, उसी से ये संबंध रखता है, जिसे उपाश्रित स्कूल कहते हैं। सबाल्टर्न अध्ययन औपनिवेशिक कालखंड में अभिजात आधिकारिक स्रोतों से इतर जनता द्वारा जनता के लिए जनता का इतिहास विनिर्मित करने की प्रविधि है। यह श्रमिकों, कृषकों एवं समाज के सीमांत वर्गों का प्राधान्य नव लोकतंत्र के रूप में संबंधित है। प्रसिद्ध सबाल्टर्न अध्येता रंजीत गुहा, पार्था चटर्जी घोष, जिन्हें आप जानते हैं अच्छी तरीके से, आज ने भारत में राष्ट्र की अवधारणा को भ्रामक प्रत्यय माना। उनकी यह अवधारणा थी कि बेनेडिक्ट एंडरसन की कल्पित समुदाय की अवधारणा से प्रभावित है, और पार्थ चटर्जी ने माना कि भारत एक अखंड इतिहास लिखने की जगह उसके खंड टुकड़ों का इतिहास लिखा जाना चाहिए। तो ये जो है विचार हैं इनमें, और ये इसका आपसे उपाश्रित स्कूल है। आगे हम चलते हैं 76वां। इनमें से किसने यह पूर्वानुमान लगाया है कि 20वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण की मांगों के अनुरूप नव सामाजिक व्यवस्थाओं की सुयोग्यतावश नौकरशाही उपयुक्त हो? तो ये वारेन बेनिस ने कहा है। इसका जो आपका ए ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। आगे चलते हैं 77वां सवाल। 2017 में संयुक्त राष्ट्र की निम्न में से किस कार्यकारी मंडल पर भारत को पुनर्निर्वाचित किया गया? यूनेस्को में पुनर्निर्वाचित किया गया 2017 में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, जिसे यूनेस्को कहा जाता है, कि कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में फिर से इसे भारत को चुना गया है। फ्रांस की राजधानी में पेरिस में जो है यूनेस्को की आम सभा के 39वें सत्र में यह चयन किया गया था, और ये वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को प्रकट करती है। कार्यकारी बोर्ड में शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है। तो ये माना जाना चाहिए कि भारत धीरे धीरे जो है स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूती के साथ खड़ा कर रहा है। ये सारी चीज़ें इस बात का परिचायक हैं। 78वां जो सवाल है, भारत व यूरोपियन यूनियन के व्यापार संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए किस क्रियाविधि को स्थापित किया गया? इस क्रियाविधि का नाम है निवेश सुशासन क्रियाविधि। बी, ऑप्शन बी जो इसका है वो सही है। ये ईयू और भारत ने यूरोपीय संघ के निवेश के लिए एक निवेश सुविधा तंत्र को विकसित किया है। ये तंत्र यूरोप और यूरोपीय संघ और भारत सरकार के बीच घनिष्ठ समन्वय की अनुमति देगा। इसका जो उद्देश्य है वो भारत में यूरोपीय संघ के निवेश को बढ़ावा देना और उसे सुविधाजनक बनाना है। ये समझौता मार्च 2016 में किया गया था ब्रुसेल्स में। 13वां जो यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके संयुक्त वक्तव्य में इसकी बात की गई, जहां यूरोपीय संघ ने इस तरह के तंत्र को स्थापित करने के लिए भारत की तत्परता का स्वागत किया था। तो ये जो है ये ऑप्शन इसका सही है, बी। 79वां सवाल, निम्न में से
कौन से आयोग सांविधिक निकाय हैं? निम्न में से कौन से आयोग सांविधिक निकाय हैं? ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 ही आयोग जो है वो सांविधिक निकाय हैं, बी और सी, क्योंकि बाकी जो ए है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये दोनों के दोनों जो है संवैधानिक निकाय हैं। तो सांविधिक निकाय जो है वो इसका डी ऑप्शन सही है, बी और सी। ठीक है। नीति आयोग क्या है? तो ये एक स्टाफ अभिकरण है, क्योंकि नीति आयोग जो है वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, बेसिकली कार्यपालिका से संबंधित है, तो ये वो स्टाफ अभिकरण, सूत्र अभिकरण नहीं है, एक कार्यकारी है कुल मिला करके, तो ये स्टाफ अभिकरण। संविधान में निम्नांकित सेवाओं में से किस एक का वर्णन नहीं है? तो इस पर मैंने स्टार लगा दिया, इसलिए ये थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल था। तो ये भारतीय विदेश सेवा का भी उल्लेख नहीं है, भारतीय न्यायिक सेवा का भी उल्लेख नहीं है। हालांकि मैंने IJS लगाया है, मैंने जब परीक्षा दी थी एग्ज़ाम में, मैंने IJS के साथ में गया था, इंडियन जुडिशियल सर्विस जैसा कोई नहीं है, तो मैं इसे डाउट में मानता हूँ। इसका कोई जो है आंसर करेक्ट नहीं है, इन दोनों इनकरेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी पहले जो है विदेश सेवा का उल्लेख थोड़ा बहुत था, तो इसको डी पे चलते हैं। बाकी आप इसको देख सकते हैं, इसको जो है कन्फ्यूजन वाला उसमें रखा गया था जब आयोग का जो है जवाब आया था। ठीक है। 82वां सवाल है आपका, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। ग्रेनविले ऑस्टिन, एवरीबॉडी नोज, इनकी जो किताब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, ये उन्होंने लिखा है। और इसके अलावा जो है अगले जो आपके लेखक हैं मॉरिस जोनस, तो मॉरिस जोनस ने क्या लिखा है? उनकी किताब है जो है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। मॉरिस जोनस ने लिखा था द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। अब MB पायली की जो किताब है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया, और इसी तरह आइवर जेनिक्स ने लिखा था सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है। 83वां सवाल है, निम्नलिखित विकास कार्यक्रमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो पहले सबसे पहले जो आया उसके बाद उसके बाद उसके बाद, तो सबसे पहले इसमें कौन सा आया है? इंदिरा आवास योजना। ये बहुत पहले से चली आ रही है, इंदिरा आवास योजना बहुत पुरानी योजना है। तो सबसे पहले ये, इसके बाद में आपका जो है मतलब बी रखा जाएगा इंदिरा आवास योजना, इसके बाद ए रखा जाएगा जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फिर इसके बाद में डी रखा जाएगा अटल पेंशन योजना, और उसके बाद में सी रखा जाएगा जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन सब का शुरुआत इन्हीं क्रमों में हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में आई थी, और जो है जो आपका ये है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आई 2015 में। ये भी अटल पेंशन योजना भी 2015 में आई है, लेकिन अटल पेंशन योजना पहले आई है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बाद में आई है अपेक्षाकृत महीनों के मामले में। तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। ठीक है। राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना को जो है बदल दिया गया था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में। ठीक है, ये जो है मतलब जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि 24/7 जो है आपूर्ति को सुगम बनाया जाएगा और सभी गांवों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। अब ये कब तक हो सकता है ये देखा जाएगा, लेकिन ये जो है सरकार का लक्ष्य है। 84वां जो प्रश्न है वो है, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हस्ताक्षरित किया है? जापान के साथ। जापान के साथ भारत ने ये समझौता हस्ताक्षरित किया है। 85वां सवाल, एकमात्र जनजातीय नेता जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रण द्वारा सम्मानित किया गया है? बिरसा मुंडा जी, जानते होंगे आप, इन्हें भगवान बिरसा के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा भगवान की राह का एक राही, जो लोग व्याख्या करते हैं वो यही करते हैं इनके बारे में कि ये जो है संग्रहालय में इनकी प्रतिमा सुरक्षित है, भारतीय संग्रहालय में। और इसके बाद आप चलते हैं 86वें सवाल पर। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है यदि वह उच्चतम न्यायालय में रह चुका हो,
न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, तो ये जो है वो बन सकता है। दूसरा आगे आप बढ़ेंगे, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो। बी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो। सी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका हो। डी 10 वर्ष के अनुभव वाला प्रशासक हो अथवा रह चुका हो। तो ये जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें सही है आपका ए, बी और सी। डी के मामले में वो प्रशासक है कि नहीं है, इससे क्या संबंध है जो है। ठीक है, लोकपाल की नियुक्ति में प्रशासक से क्या संबंध है, न्यायाधीश से। जब एक तो जैसे अगर ये वाला सही हो जाएगा तो ऊपर के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसको जब एलिमिनेट कर रहे होंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, तो यही ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर लगे आज्ञा पत्र से की जाती है। तो भारत का इनमें जो है जो ऑप्शन सही है आपके सामने वो केवल ए और बी हैं। मुहर लगे आज्ञा पत्र से संबंधित जो नियुक्तियां हैं उनके हस्ताक्षर में मुहर लगे आज्ञा पत्र से की जाती हैं, वो सिर्फ 2 ही नियुक्तियां हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। यही 2 जो नियुक्तियां हैं वो उनके आज्ञा पत्र से जो हस्ताक्षर और मुहर लगा करके की जाती हैं वो की जाती हैं, बाकी नहीं की जाती हैं। ठीक है, निम्न में से किस भारतीय परंपरा को हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। तो ये यूनेस्को ने घोषित किया है कुंभ को, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 89वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषता क्या है। तो वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषता क्या है, आप देखिए इसमें जो चीज़ें आप जानते हैं सीधी सी अगर पढ़ा होगा, एकल प्रशासनिक विज्ञान जिसके सिद्धांत न केवल व्यापार बल्कि सरकार, धर्म और अन्य संगठनों पर भी लागू होते हैं। तो नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, धर्म और अन्य संगठनों पर कहाँ से लागू हो जाएंगे। कार्यात्मक फोरमैनशिप ये है ही है प्रबंध वैज्ञानिक सिद्धांत का। योजना एवं क्रियान्वयन का पृथक्करण ये पाया ही जाता है। विभेद, उन्होंने कहा है कि सबका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए कार्यों का, जो है टेलर जी का है, FW टेलर की है। और ये जो है डी की विभेदात्मक खंडशः कार्य योजना, तो ये भी उनका ऑप्शन है। तो यानी जो ये बी, सी और डी मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं, संस्थावाद तथा नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है। तो प्रयोगात्मक सिद्धांत पर मुख्यतः जो है इसे निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, आगे प्रश्न 91, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ क्या है। धार्मिक संघर्ष पाठन की मुख्य धारा होगी। पश्चिम की सांस्कृतिक व राजनीतिक वंशगत की अस्वीकृति, नैतिक मूल्यों पर घोर असहमति, ये एक भी सही नहीं है। जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है उसमें इसकी सबकी बात ही नहीं की गई है। ठीक है, उसमें बात की गई है सीधे सीधे संघर्ष का जो प्रमुख रूप से वैचारिक न होकर के आर्थिक होगा। ठीक है, वैचारिक संघर्ष नहीं होगा, जो है आर्थिक संघर्ष होगा, इसी की बात उसमें की गई है। ठीक है, तो ये जो है संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक व आर्थिक न होकर का सांस्कृतिक चरित्र का होगा। उसने कहा था कि जो इस्लामी सभ्यता है उससे आगे चल करके टकराहट होने वाली है। ठीक है, इसका लेखक ने ऐसे विचार प्रतिपादित किए हैं। 92 प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया है। तो लोक प्रशासन और जो निजी प्रशासन है उसके मध्य अंतर करने वाले इनमें से विचारक हैं ए, पॉल एप्पलबी, दूसरे हैं जो है हर्बर्ट साइमन और सर जोसिया स्टैन, क्योंकि एल.डी. व्हाइट ने नहीं किया है ये अंतर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है दोस्तों। आगे चलते हैं हम 93वां सवाल पर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अनिर्णित करता है। ये प्रारंभिक अधिकारिता है, ये भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता है कि राज्यों के मध्य जो है संघ और राज्यों के मध्य विवादों को ये हल करे। क्रांति की ज्वर से तुलना किसने की है। बैरिंगटन मूर नहीं, बैरिंगटन मूर नहीं, ये क्रेन बिंटन का है। सी ऑप्शन सही है इसका। क्रेन बिंटन ने क्रांति की ज्वर से तुलना की थी। ठीक है, 95वां जो आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन है, इनमें से एक कथन ये है और दूसरा तर्क आर है। तो अभी अब कथन को पढ़ते हैं। राष्ट्र और राष्ट्रवाद को विविध प्रकार से परिभाषित एवं संकल्पित तो किया जा सकता है कि उन्हें समान सिद्धांतीकरण द्वारा सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। ये आपका कथन है, अभिकथन, और इसका तर्क है क्योंकि राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर विमर्श तो हो सकता है किंतु समान सिद्धांत नहीं है। तो ये बात सही है, ये सब अलग अलग विचार हैं। मानिए है कि जो है
ये समान सिद्धांत नहीं है। राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद अलग अलग सिद्धांत है, इन पर विचार कर सकते हैं आप एकीकरण की। ठीक है। 96 निम्न में से कौन सा एक योजना अवकाश प्लान हॉलीडे से असंगत है? तो ये कि लघु अवधि आकस्मिक योजनाएं थी ये। इन योजनाओं, ये बिल्कुल सही बात है, लघु अवधि आकस्मिक योजनाएं थी। ठीक है। ये 1966 से 69 के बीच में रही, 2 साल के लिए एक प्रकार से। इस समय पर जो है पंचवर्षीय योजना नहीं रही थी। इन योजनाओं की अवधि 1966 से 69 थी, ये भी सही है। मुद्रास्फीति एवं सूखा इन योजनाओं के मुख्य कारण थे, तो ये भी सही है। लेकिन योजना अवकाश से पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं की विफलता के कारण, तो तीनों की तीनों जो है वो विफल नहीं हुई थी, वो योजनाएं सफल रही थी। लेकिन अब स्थिति ये है कि जब देश आज़ाद हुआ था, वी वर लूटेड 200 years बाय द ब्रिटिशर्स, so we were in very much crisis. So to handle the crisis there was a lots of effort needed. So ऐसा नहीं था कि असफल हो गई थी, बहुत सारा जो है संघर्ष किया गया था, उनमें भी चेंजेस लाए गए थे। लेकिन अब ये है कि पूरी तरह से किसी चेंजेस में सफल हो जाए ये तो कोई ज़रूरी नहीं था। तो इसलिए जो है इन योजनाओं का भी अपना महत्व था, ऐसा थोड़े ना कि महत्व नहीं था। इसीलिए आगे जब हम बढ़ेंगे, आपका 97वां सवाल आ गया, आंतरिक संप्रेषण हो सकता है, तो ये हो सकता है ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और मार पार, ये तीनों हो सकता है। ठीक है। संप्रेषण जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से कर संघ द्वारा अधिगृहित किए जाते हैं किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित होते हैं? तो ये कर आपके हैं, देख लीजिए, स्टाम्प ड्यूटी, और दूसरा जो है औषधीय एवं प्रसाधन सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क। बाकी जो बिक्री कर है राजस्व, भू राजस्व, ये राज्य द्वारा जो है अधिगृहित किए जाते हैं डायरेक्ट, और उसी के द्वारा उपयोग में भी लाए जाते हैं, लगाए भी जाते हैं उसी के द्वारा। ठीक है। आपका जो 99वां सवाल है, संगठन में संघर्ष समाधान के लिए मेरी पार्कर फॉलेट में से कौन से मार्ग सुझाए हैं? तो उन्होंने सुझाए हैं आधिपत्य, सुझाया है समझौता होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, एकीकरण। उन्होंने समझाया है कि आपका आधिपत्य होना चाहिए, समझौता होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए, समर्पण की बात उन्होंने नहीं की है। तो इसमें ए होगा सही, बी होगा और डी होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो आपका बी ऑप्शन जो है वो मैच कर। ठीक है। इनकी बात करती है वो आधिपत्य, समझौता, एकीकरण, मेरी पार्कर फॉलेट। ये जो 9 लोक प्रशासन है उसकी अच्छी विचारक हैं, बहुत सारी किताब लिखी हैं, मॉडर्न स्टेट वगैरह इनकी किताबें हैं, पढ़ेंगे तो आप अच्छे विचार दिए गए। शब्द संघ ABCD निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित है? ABCD राज्यों का पुनर्निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का विकेंद्रीकरण, राज्यों का संस्थाकरण, ये सब राज्यों के पुनर्निर्माण के ही तो भाग हैं। तो निम्न में से ये जो है राज्यों का निर्माण से ही सब संबंधित है, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ये जो मैंने बताया था कि ये श्रृंखला चल रही है जिसमें हम 10 साल के पेपरों का राजनीति विज्ञान के जो है वो विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं प्रथम प्रश्न पत्र के भी कुछ प्रश्न पत्र आपके सामने विश्लेषण के लिए लेकर के आऊँ। अब देखना ये होगा कि आप इसको किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं हमारी वीडियोस पर। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं आगे भी इस तरह के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। बहुत बहुत आभार। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं।